जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं राकेश जी के पास आता हूँ, उनका नेट आ रहा है और जा रहा है, तो फिर ना निकल जाए कहीं उनका नेट, तो मैं उनकी जो प्रेज़ेंटेशन है उससे भी थोड़ा-सा महरूम हो जाऊँगा। राकेश जी, आपने राजेश जी की बात सुनी। जी हाँ, जी। हेकड़ी किस बात की होती है सर? कूटनीति में हेकड़ी नहीं होती, अकड़ नहीं होती सर। आपकी समस्याएँ हैं, आप बैकडोर में बैठ के उसको डिप्लोमेटिक मैनर में बात कीजिए। जनता को क्यों बता रहे हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ और मैंने उसको मैसेज दे दिया है? अगर इतनी आपकी 56 इंच की छाती है, तो जरा चीन के सामने जाके भी 56 इंच दिखाई ना फिर। वहां तो 26 इंच के हो जाते हैं आप। और ट्रूडो को बता रहे हैं, भाई ट्रूडो बहुत बड़ा है, वो G7 कंट्री का सबसे अमीर जो दुनिया के देश है उसका प्रधानमंत्री है वो आपकी किसी स्टेट का शिवराज मामा नहीं है, वो कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है वो सर, जिसको आप धमका रहे हैं। दूसरी बात, आप सिख कौम को एंटागोनाइज कर रहे हैं वापिस से, मैं आपको बताऊं, बार बार खालिस्तानी कह के। और क्या कौन रहा है? यही आरएसएस और बीजेपी वाले कह रहे हैं सर, ओपनली कह रहे हैं सर। यानी कि जो समस्या हमने कुछ दशक पहले सॉल्व कर ली थी, आप उस अंगारे को फिर से भड़का रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और ये उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी की जुबान जो अब जो बोली जा रही है बीजेपी के राज के अंदर और सबको बोली जाती है, उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए प्रधानमंत्री को कि यहां पर ये सनातनी नहीं है, ये सिख कौम है। और सिख कौम रिवेंज लेती है, मैं आपको बताऊं। ये सतपाल मलिक ने भी कही है बात, उसको सनातनी समझने की भूल मत करना। दे विल टेक रिवेंज, आई एम टेलिंग यू। आप बच नहीं पाएंगे उसके बाद। यहां भी कूटनीतिक ब्लंडर आप करते ही जा रहे हैं राकेश जी। हाँ, नमस्कार दिनेश जी। देखिए, अभी मैं ठाकुर साहब को सुन रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गड़बड़ी हुई शुरू कहाँ से है। आपने संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे और उनके दल के नेता बोल रहे थे, तभी इस बात के संकेत मिल गए थे कि ये विदेश नीति को नहीं समझते। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बजाय उपलब्धियों पर चर्चा करने के हमारी सरकार ने कहा था और कि स्वर्ण मंदिर पर जो कार्रवाई इंदिरा गांधी के टाइम में हुई वो गलत थी। आप एक तरफ खालिस्तान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं ये कह के, दूसरी तरफ आप संसद के बाहर आकर के इन्हीं सिखों के एक मुट्ठी भर लोग हैं जो कनाडा में उस आंदोलन को जिंदा रखे हैं, उनको लेकर के आप पूरी सरकार से भिड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब गड़बड़ी दिनेश जी सिर्फ इसलिए होती है कि इन लोगों को, हमारी सरकार को, सरकार में बैठे लोगों को विदेश नीति का या तो ककहरा मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो ये उस पर चलना नहीं चाहते। यह सरकार में ऐसा कोई सचिव और वैद और गुरु नहीं है जो इस भटकती आत्मा को रास्ता दिखा दे कि भाई आप गलत जा रहे हैं। भारत की विदेश नीति जांची परखी तपी हुई विदेश नीति है, कोई कल परसों में और 2014 के बाद नहीं बनी है। 50, 55, 60 साल के अनुभव उसके पीछे हैं, आप उसको फॉलो करिए। आप G20 में एक डंका बजा रहे हैं कि हम विश्वगुरु बन गए, हमने अपनी देश की जनता का माथा ऊंचा कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया, और उधर आप अपने ही समूह के लोगों में खाइयां पैदा कर रहे हैं। आपने, जैसा आपने कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत आपने की, उसको लेकर उस बेचारे की अपने देश में जाते ही क्या फजीयत हुई। ये फजीयत यहाँ आपकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो सब सचिव वैद गुरु तीनों गुड़ खा के बैठे हैं, कोई आपके खिलाफ बोल नहीं सकता। मीडिया को आपने अपनी जेब में रखा हुआ है, तो आप उल्टा सीधा कुछ भी करें, भारत के जिस सनातन की आप बात करते हैं उस सनातन के संस्कारों को भूल जाएं। भारत का सनातन जो धर्म है तो शरणागत धर्म है। हमारे, आप इधर अखंड भारत की बात करते हैं और हमारे यार पास में अगर हाल के दिनों में म्यांमार में जब कुछ गड़बड़ियां हुई, वहां के शरणार्थी आते हैं तो आप उन्हें धकिया देते हैं। जबकि इसी देश में पाकिस्तान, जब आज़ादी के तत्काल बाद पाकिस्तान से शरणार्थी आए लाखों की संख्या में, उन्हें शरण दी। बांग्लादेश बना, उन्हें शरण दी। श्रीलंका से ढेरों तमिल आए, 50,000 के ऊपर, उन्हें शरण दी। ये एक बड़ा दिल आपका जो था, उसको आपने अब नागपुरी संतरे में बदल के रख दिया। उसमें यहां किसी की पे कोई एक जगह चीज ही मैं नहीं है। नोट कर लूं कि भारत शरणार्थियों की जो कन्वेंशन है यूएन की, उसका सिग्नेटरी नहीं है। उसके बावजूद भी भारत ने हमेशा शरणार्थियों को शरण दी है, मैं आपको बताऊं ये। मैं वही उल्लेख कर रहा था कि भारत की जो सनातन परंपरा, जिस जिस सनातन धर्म के ये ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं,
उस सनातन परंपरा के आधार पर हमारी विदेश नीति भी कायम खड़ी हुई है और उसने ये करके दिखाया। लेकिन आज दुनिया में, दुनिया को छोड़ दीजिए, आप हमारी सीमाओं के घिरे जो छोटे बड़े देश हैं उनमें से एक देश के साथ आपकी मैत्री संबंध नहीं है। आपने सबसे अदावत पाल ली है। आपने देश के भीतर राजनीतिक दलों से अदावत पाल ली है, राज्यों से अदावत पाल ली है और पड़ोसियों से भी अदावत पाल ली है। और अब तो पड़ोसी छोड़ दीजिए, आप दूर 7 समंदर पार के जो देश हैं जिनसे हमारे व्यापारिक संबंध हैं उनसे भी अदावत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीन से हमारी अदावत है, पाकिस्तान से अदावत है, लेकिन हमने कभी पिछले 14-10 साल में एक बार कोशिश की कि हम विवादास्पद मुद्दों पर एक टेबल पर आकर बैठे और इन्हें हल करें। हम मुंह मोड़कर चले जा रहे हैं, सीना चौड़ा करके चले जा रहे हैं कि हम तो विश्वगुरु हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, और सारा कारोबार उन्हीं के साथ कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये भारत की विदेश नीति का सबसे संक्रमण काल है जिसमें कि खतरे ही खतरे हैं। घर के भीतर खतरे हैं, घर के बाहर खतरे हैं और समंदर के पार जाकर भी खतरे हैं। इसका खमियाजा भारतीय जनता जो जहां जहां विदेशों में काम कर रही है, रोजगार कर रही है, संस्कृति के दूध बने बैठे उन सब के ऊपर मंडराएगा। तो इस गलती को जितनी जल्दी ये सुधार दें उतना ठीक है, नहीं अन्यथा आप देखेंगे कि जो गलती कांग्रेस के समय में खालिस्तान आंदोलन को लेकर हुई थी, बाद में सुधार दी गई, वो अब इनको बहुत भारी पड़ जाएगी। मैंने तो 4 दिन पहले लिखा था कि कनाडा में खालिस्तान के जो हमारे नेता है पन्नू जी, उनने जो धमकी है उसको सीरियसली लीजिए। ये जो कौम है ये बहुत मिलिटेंट कौम है, आप धोखे में पड़ जाएंगे। कांग्रेस के लोगों ने तो शहादतें दे दी, आप तो भागने वाले, मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। तो किसका नुकसान भुगतना पड़ेगा? देश को, देश की जनता को, देश के वैदेशिक संबंधों को। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सुनील जी। और मैं